आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की साइंस की ऑनलाइन क्लास का मुख्य टॉपिक जो है रुधिर यानी ब्लड यानी मनुष्य का रक्त। आज हम जानेंगे कि रक्त कैसा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लड यानी इसकी स्पेलिंग BLOOD ब्लड होती है और रक्त इसको लिखा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड एक तरल पदार्थ होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपके घर में कभी चोट लग जाती है या आप कभी यात्रा करने जाते हैं तो आप वहां से किसी स्थान से गिर जाते हैं और आप पे चोट लग जाती है और आपके घाव हो जाता है और उस घाव में एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम रक्त कहते हैं। उसका कलर लाल होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका रक्त निकल जाता है तो उसके बाद एक छोटी सी परत या पीले रंग की परत जम जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ब्लड को बायोलॉजी या जीव विज्ञान की शाखा में कैसे व्याख्या की गई है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रक्त या रुधिर मानव जीवन में संचरित होने वाला वह पदार्थ, तरल पदार्थ है जो ध्वनि और सिराओं से हृदय द्वारा संपूर्ण शरीर में संचरित होता है, रुधिर कहलाता है। अब जान लेते हैं, जैसे कि आपने रक्त के बारे में जाना, अब जान लेते हैं कि रक्त किस प्रकार का होता है और उसमें किस प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट इसमें होता है आपका जो रक्त है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला पॉइंट ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो सेकंड पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि रक्त की प्रकृति यानी रक्त की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय यानी इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4, लगभग 7.4, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि या 7.4 या 7.3 से 7.5 तक हो सकता है। जैसा कि आप पीएच को जानते ही होंगे, पीएच कैसे निकालते हैं। अगर किसी पदार्थ की पीएच का मान अगर 7 होता है तो वो उदासीन होती है और अगर 7 से कम होता है उसका मान तो वो अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो यहां पर इस केस में आप देखेंगे कि जो ब्लड है, ब्लड की प्रकृति हमारी कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, जैसे जो रक्त है उसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन यानी साल्टी। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आपने सभी ने अपने बचपन में जब भी आपके चोट लगी होगी तो रक्त को जरूर पिया होगा या उसका टेस्ट जरूर किया होगा। जैसे आपके कभी चोट लग जाती है तो आप तुरंत ही उसको अपने मुंह में दे लेते हैं उस उंगली को। उसके बाद मैं कहूंगा एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है रक्त, 5 से 6 लीटर। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर या 5040 ml। अगर हम देखा जाए ये स्वस्थ मनुष्य में, अगर मनुष्य के अलावा अगर किसी महिला में देखा जाए तो वो उससे लगभग 1 लीटर कम होता है। यानी उसमें 4 से 5 लीटर किसमें होता है ये, एक महिला में। इसके बाद हम देखें, अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में 2-2.5 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, या उसकी हेल्थ के ऊपर वो निर्भर करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो
रक्त की उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की मीजोडर्म यानी मीजोडर्म से होती है। उत्पत्ति इसमें नहीं लिखा गया है या मैंने बता दिया गया है कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की मीजोडर्म से होती है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, इसमें जो लास्ट था आपका था भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। इसमें एक पॉइंट और आता है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। जो मनुष्य के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। यानी जो ब्लड होता है मनुष्य के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त नमकीन होता है। रक्त एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है और भ्रूण की मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है और मनुष्य के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। अब जान लेते हैं कि रक्त के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। मेन हेडिंग है हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ब्लड यानी ब्लड किन चीजों से बना होता है या कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्लड के, वो हम जानेंगे। सबसे पहले होता है उसका सबसे पहला पार्ट होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा। दूसरा होता है आपका रक्त कणिका, कणिकाएं। जो रक्त कणिकाएं और रक्त प्लाज्मा में होता है उसमें लगभग 55% भाग इसका होता है और जो रक्त कणिका में होता है वो 45 यानी 45% भाग इसका होता है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है, यह एक रक्त प्लाज्मा एक कैसा पदार्थ है? कैसा है? एक कैसा तरल पदार्थ है। यानी तरल का मतलब क्या होता है आपका? लिक्विड फॉर्म में, LIQUID, लिक्विड सब्सटेंसेस। उसके बाद जो आपका रक्त कणिकाएं होती है वो कैसा है? ठोस, अर्ध ठोस पदार्थ। अर्ध ठोस को कहते हैं सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस या अर्ध ठोस पदार्थ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि रक्त प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रक्त प्लाज्मा सबसे पहले हम बताते हैं कि रक्त प्लाज्मा में होता क्या है। रक्त प्लाज्मा जो होता है वो 90% यानी 90% वाटर, 90% जो होता है आपका प्रोटीन और जल, यानी जल भी होता है उसमें और प्रोटीन भी होता है। उसके बाद हम बताते हैं कि 10% जो रहा, यानी 10% क्या होता है इसमें? अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और 10% में होता क्या है वो मैंने आपको नीचे थोड़ा बता दूं। नंबर 1 पर होता है आपका एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोबुमिन, तीसरा होता है आपका हेपेरिन। उसके बाद आता है आपका चौथा आपका प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद आता है आपका, पोस्ट करो, ये है फिब्रोनोजिन, FIBRINOGEN, फिब्रोजिन। अब हम
हम आपने आपने 5 बताए 10% में ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें आपने ये देखेंगे कि हेपेरिन, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हेपेरिन, इसका काम होता है रक्त के थक्के को जमना से रोकना, यानी रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ब्लड, क्योंकि ये बहुत एग्जामों में आता है। अब देखते हैं हम रक्त कणिका। रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इस तरह से देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका आर, बी और सी, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यू, बी और सी, और तीसरा जो होता है उसका होता है आपका प्लेटलेट्स। उसके बाद हमने देखा आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, दूसरा है आपका सफेद रक्त कणिका और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। अब इसके बाद हम तीनों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आरबीसी इस तरह से, दूसरे में लिख लेते हैं आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरे में लिख लेते हैं आपका प्लेटलेट्स, जो कि ये लिखा हुआ है, या दोबारा भी लिख लेते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका अंडरलाइन कर लेते हैं, इस प्रकार से प्लेट्स। उसके बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। डिफरेंस के बारे में हम अब जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं लाल रक्त कणिका, इसको लिख लेते हैं एक बार, लाल रक्त कणिका। इसको भी लिख लेते हैं सफेद या सफेद रक्त कणिकाएं। उसके बाद इसको भी लिख लेते हैं प्लेटलेट्स। बहुत प्रचलित नाम था ये। उसके बाद हम जान लेते हैं कि आरबीसी में क्या क्या होता है। सबसे पहले इनके जानते हैं कि इसका दूसरा नाम है इरिथ्योसाइट, इसका दूसरा नाम यानी आरबीसी का इरिथ्योसाइट, और इसका है आपका ल्यूकोसाइट्स, और तीसरा जो है आपका प्लेटलेट्स, नाम वैसे ही प्रचलित है। उसके बाद बताते हैं हम दूसरे मार्कर से यूज करते हैं, और इसका दूसरा पॉइंट जो लिखते हैं, इनकी जो संख्या होती है आरबीसी की कितनी होती है, लगभग 50 से 54 लाख, यानी आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 से 54 लाख होती है, और जो आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो 5 से 9,000 होती है, और जो आपकी प्लेटलेट्स जो होती है आपके रक्त में वो 2 से 3 लाख, यानी प्लेटलेट की संख्या एक मनुष्य में 2 से 3 लाख या 5 लाख तक भी हो सकती है, यानी प्लेटलेट की संख्या 5 लाख। और कम से कम ये मनुष्य में, जैसे अभी आपने एक बीमारी पीछे आई थी, उसमें सभी की प्लेटलेट कम हो रही थी, उसमें लगभग सभी की, अगर किसी की 10,000 और 20,000 हो रही थी, तो वो तुरंत किसमें हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, यानी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट आरबीसी का, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन हर जगह अपवाद होते हैं। तो इसमें भी एक अपवाद है, जैसे इसमें ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जैसे ऊंट और लामा दो ऐसे वो हैं प्राणी हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और इसमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है, यानी किसमें पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट यानी प्लेटलेट्स में, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता।
नहीं पाया जाता। उसके बाद देख लेते हैं इसके आकार के बारे में, यानी इनका आकार कैसा होता है, लिख लेते हैं आकार। इसका आकार जो होता है उभयकार होता है, उभयकार, यानी इस तरह से होता है इसका आकार। ये इसका आकार डब्ल्यूबीसी का आकार, इसका आकार कैसा होता है, अमीबा की तरह होता है। आपने देखा ही होगा अमीबा किस तरह की शेप होती है, कैसा भी हो सकता है, इस तरह से ये अपना आकार होता है इस तरह का। और नंबर 3 पर है आपका प्लेटलेट। इसका आकार जो होता है वो स्पिंडल होता है। स्पिंडल का मतलब इस तरह से होता है, आकार प्लेटलेट्स का स्पिंडल होता है। जैसे हमने आकार जाना भी, इसका उभयकार और आपका डब्ल्यूबीसी का अमीबा की तरह होता है और इसका स्पिंडल होता है। अब हम जान लेते हैं कि इनका निर्माण कहां होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहां होता है और कैसे होता है। निर्माण यानी इसका जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा, इसको कहते हैं रेड बोन मैरो, इसका नाम भी आपने सुना होगा। और इसका भी होता है आपका अस्थि मज्जा, यानी अस्थि मज्जा। और जो तीसरा है प्लेटलेट का निर्माण भी कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जीवन काल। इसका जीवन काल लाल रक्त कणिका है, यानी आरबीसी। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन, यानी 120 दिन में क्या होता है, आरबीसी हमारे शरीर में बनती है और नष्ट होती रहती है। उसके बाद जो आप इसका डब्ल्यूबीसी का है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन। इसके लिए अलग अलग किताबों में विभिन्न प्रकार से दिया गया है। और नंबर 3 पर आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की जो बनती और बिगड़ती है 2 से 4 दिन, डेज बोलते हैं इसको, या 1 से 8 दिन तक भी प्लेटलेट्स है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आपने जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो महिलाओं में कम पाया जाता है, इसलिए उनको आपका आयरन टॉनिक दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा दिया जाता है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं आरबीसी में क्या होता है, जो आरबीसी होती है, अगर आरबीसी को हम पहली बात तो ये देख लेते हैं कि आरबीसी जो होती है हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरह कार्य करती है। और अगर आरबीसी की संख्या अनियमित बढ़ जाती है, हमारे शरीर में बढ़ जाती है, यानी 50,000 या 50 लाख से ऊपर हो जाती है, तो हमें गंभीर बीमारी हो जाती है। यानी गंभीर बीमारी जैसे कि क्या हो जाती है, गंभीर बीमारी यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर हमारी ब्लड कैंसर अगर इसकी संख्या अधिक हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। प्लेटलेट्स यानी हीमोग्लोबिन हो जाता है, गंभीर बीमारी होती है, और जो आपका प्लेटलेट्स है वो आपका ब्लड क्लोटिंग में जमने में सहायता करता है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के जमने में सहायक होता है, यानी सहायक होता है। एक बार फिर हम देख लेते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखें कि इसका सबसे पहला जो नाम है इरिथ्रोसाइट्स होता है, इसका ल्यूकोसाइट होता है, इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी संख्या जो होती है 50 से 54 लाख होती है, इसकी 5 से 9,000 होती है, और इसकी 2 से 3 लाख होती है। उसके बाद नंबर 3 पर देख लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जैसे अपवाद होते हैं, जैसे ऊट और लामा में भी केंद्रक पाया जाता है।
पाया जाता है, लेकिन केंद्रक जो है था केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके बाद देख लेते हैं इसका आकार यानी आरबीसी का आकार उभयकार होता है, इसका अमीबॉइड यानी अमीबा की तरह होता है, और इसका स्पिंडल की तरह होता है, इस तरह का होता है। उसके बाद इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है, इसका भी अस्थि मज्जा में होता है, और इसका भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है, उसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और इसका 2 से 4 दिन होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया गया है। और इसमें जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसमें आपने पढ़ा कि इसका जो काम रहता है वो एक रक्षात्मक की तरह रहता है, और इसमें जो रहता है ब्लड क्लोटिंग में ये जमने में सहायक होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके थोड़े से फंक्शन ब्लड यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, जैसे आपने देखा शरीर के ताप का नियंत्रण, यानी ये हमारे जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रण करता है, यानी जो रक्त होता है हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यानी ब्लड आपने देखा ही होगा, ब्लड हाई हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा फंक्शन है आपका रुधिर का थक्का जमना, जैसा कि आपने अभी देखा था प्लेटलेट्स में, रुधिर का थक्के जमने में भी ये आपका सहायक होता है। तीसरा पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो हमारे शरीर में जो चीज हम खाते हैं और कुछ उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में जमा होते हैं उनका भी परिवहन करता है। तीसरा जो चौथा पॉइंट है हमने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसी का भी परिवहन करते हैं। नंबर 5 जैसे पोषक पदार्थों का परिवहन, जो हमारे शरीर में जैसे हम कुछ खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उन पोषक तत्वों का ये परिवहन करता है। उसके बाद लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ऑक्सीजन का परिवहन, जो हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आज की क्लास में आपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, जैसे साइंस में रक्त, यानी रक्त में आपने पढ़ा रक्त क्या होता है, और रक्त के कंपोनेंट पढ़े, और रक्त के कार्य पढ़े। अगर इस चैप्टर में या इस पॉइंट में या इस टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।